पुलिस! ओ मैं हूँ मस्तू। मस्तू? मस्तू, अगर तेरा उस्ताद पुलिस के हत्थे चढ़ गया ना तो सबक मार गया। और उस्ताद कुछ नहीं होता तुझे, कुछ नहीं होता। यहाँ तूने अम्मा का जीना हराम कर रखा है और खुद तू औरतों की तरह घबरा रहा है। मस्तू, मस्तू, अगर तेरे उस्ताद को पुलिस पकड़ के ले गई ना, गिरफ्तार कर लिया, थाने ले गई, तो मस्तू फांसी। उस्ताद कुछ नहीं होता तुझे, तू वो कर जिसमें तू माहिर है। बता किसको मारूं? तू किसी को ना मार, बस खुद को बचा उस्ताद, खुद को। मेरी रुसवाई करने के लिए महफिल सजाई गई, मुझे बदकिरदार, कातिल और जादूगरनी कहा गया। हाय बेबी सरकार, एक ऐसा वक्त आ गया है हमारे होते हुए आपको अपने दुश्मनों की जरूरत पड़ गई। सरकार, हम है ना आपके गुलाम, हुक्म तो करो। हमारी बेबे सरकार हमसे जान का नजराना मांगे और हम इनकार कर दे, इससे तो बेहतर है बंदा फौत ही हो जाए, मर जाए। बेबे सरकार, क्या हम साजिद सरकार के कातिलों को नहीं ला सकते? बेबे आप हुक्म तो करें, पाताल से ढूंढ के निकालेंगे कमबख्तों को। चौधरी वाहद भी तो यही काम कर रहा है बात। बेबे सरकार, सरकार जरा बाहर निकल के तो देखे, ये पूरा जन्नत कर दोज़ख बना हुआ है, दोज़ख। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पता नहीं हमारी बीबी सरकार को क्या हो गया। ये चौधरी आफ्ताब के कातिलों से सुलह कर ली। मैंने तो कह दिया, ये तुम सब जाहिल हो, जाहिल, तुम क्या जानो सियानों की बातें। पर बेबे सबने मुझ पे बंदूकें तान ली, कहने लगे कि चौधरी आफ्ताब के कातिलों से हम हाथ नहीं मिलाएंगे। बेबे सरकार, सरकार आप ही कोई रास्ता निकाले। आप जन्नत घर की मालका हैं, माई बाप है। जो फैसले बेबे सरकार कर सकती है वो ये कोर्ट कचहरी और पुलिस वाले थोड़ी कर सकते। हाय बेबे सरकार, ये आप ही बताओ, क्या चौधरी अकबर इनकार कर सकता है कि उसके पुत्र की झूठी गवाही की वजह से हमारे बड़े साहिब फांसी चढ़ गए? उसकी गवाही झूठी नहीं थी। ना, ये ना बेबे ना, ऐसी बात को जुबान पे मत ला, वरना लोग कहेंगे कि मैं नाज बीबी मेके की मोहब्बत में शौहर के गम को भूल गई। ऐसी बात नहीं है, मानूंगा। तुम्हारा यहां आना मेरे हक में गवाही देने ये सबब बना है कि मैं इस वक्त बेबे की हवेली से आ रहा हूं। तुम ही वो हो जिसकी वजह से हमारे रिश्ते फिर से जुड़ रहे और मेरे किरदार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं सब संभाल लूंगा, तुम भरोसा रखो मुझ पर। मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ मुकाम वापस दिलाऊंगा। चौधरी साहब, कोई भी चीजें सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है, और अब तक मुझे ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने किसी का बिगाड़ा क्या है, क्या कहा है मैंने किसी को, जो सारी तोहमतें मुझ पर लग रही हैं। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी तकलीफ होती है। मैं तंग आ गई हूं इस दरबदरी की जिंदगी से। दरबदर नहीं हो, मेहमान हो मेरी। चलो कानों सुनी तो चुगली से ही बेबे, पर आंखों देखी कैसे निकले वो जनानी। ये क्या रिश्ता है भाई चौधरी का उस जनानी के साथ? क्यों पनाह रखी है उसने? ये लोग तो कह रहे हैं बेबे सरकार कि वाहिद चौधरी तीसरा ब्याह रचाने के चक्कर में है। चौधरी वाहद की गवाह और मेहमान है वो। हमारे खानदान में शादी खानदानी लड़की से की जाती है। वाहद चौधरी शादी करेगा तो किसी खानदान की लड़की से, उससे नहीं। मुझे नहीं बनना आपका मेहमान, क्योंकि शायद जो इज्जत आपके मेहमानों को मिलती है ना, मैं उसके लायक नहीं हूं। मैं कोई हल निकाल लूंगा।
कोई हल नहीं है इसका सिवाय इसके कि मैं अपनी जान दे दूं। मैं तंग आ गई हूं इस सब से। मैं पूछती हूँ कभी अल्लाह ताला से कि काश कोई हल होता इस बात का, कोई तो राय फरार होता इस बदनामी से बचने के लिए। पर नहीं है, कोई राय फरार नहीं है मेरे लिए। उससे शादी करोगी? उससे शादी कर लो, बांट लो मेरा आधा मुकाम। मेरे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है। तुम्हारी पारसाई को साबित करने के लिए मैं खुद को पेश कर दूं। तुम भले इस बार दिल से फैसला ना करना मानूंगा, ना कि हालात की नजाकत को देखते हुए मुझे तुम्हारी हाथ चाहिए। तुम मुझे सिर्फ सोच का जवाब देना कि मैं तुम्हें सिर्फ अपने लिए चाहता हूं। भाई साहब, कहो, क्या अब मेरी बारी है? मेरी मेहमान को तो जलील कर दिया तुमने, मगर मेरी इज्जत में इजाफा करना बाकी है तो वो भी कर दो। भाई साहब, मैं तुम्हारी बेटी लेकर आ गया नसरीन, क्या अब भी गिला बाकी है? भाई साहब, वो मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई थी, लेकिन मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। तो क्या तुम अपना दिल बड़ा करके मेरे जज्बात की कदर करोगी? देखते हैं जब तुम खुश होती हो तो दूसरों के जज्बात की कितनी कदर करती हो। तुम्हें मेरी परवाह है या नहीं, ये भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। वो जनानी तो पक्का इरादा करके बैठ गई है, टस से मस नहीं हो रही।
मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं अब्बा की कब्र पे पीठ लगाए बैठ जाऊं। हो सकता है जान की बचत हो जाए। देख उस्ताद, तू जितना घबरा गया ना उतना तेरा दिमाग बुखला गया, और ऐसी घबराहट और बुखलाहट में दिमाग काम नहीं बल्कि बेवकूफी कर जाता है। कहना क्या चाहता है तू? मैं चाहता हूं कि तू ठंडे दिलो दिमाग से चाल चल, ताकि ये जो हमारी जानों पे खतरा मंडला रहा है ये हमेशा के लिए टल जाए। समझ गया मजदूर, एकदम समझ गया। इज्जत के बदले इज्जत, माल के बदले माल, जागीर के बदले जागीर, और जान के बदले जान। ये बात सिर्फ एक ही चाल चलता, मार देता। पहले आहत चौधरी, फिर साजिद, और अब वाह चौधरी को अपनी जान की परवाह नहीं है। वो मुझे ढूंढने निकला है, उसे भी मरना पड़ेगा। जो मेरी तलाश में निकलेगा अपने घर चार कांधों पे जाएगा। ये सारा खाना सरकार, बीबी सन कह रही हैं कि मुझे भूख नहीं है। वो असगर आ गया होगा, मुझे मिलना है उससे। नाश्ता करके जाओ, वो तुम्हारा इंतजार भी तो कर सकता है। मुझे भूख नहीं है, और जरूरत पड़ने पर अहम काम को ही तरजीह देनी चाहिए बाबा से। ये खाना पीना तो चलता ही रहेगा। कैसे खाएगा? मेहमान न खाए तो मेजबान के लिए पानी का एक कतरा भी हराम हो जाता है। लेकिन खाना ना खाने की कोई और वजह भी तो हो सकती है बाबा साईं। क्या मतलब? मतलब आप मुझे भाई साहब की मेहमान के बारे में कुछ बताएं। वो कौन है, कहां से आई है, उसके माँ बाप कहाँ गए, और वो अकेली कैसे रह गई? मैं कुछ ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि ये मजबूर है, लाचार है। बाप तो बहुत पहले मर गया था इसका। एक माँ थी जिसके सहारे ये जी रही थी, अब वो भी नहीं रही। एक भाई है जो बीवी को साथ लेकर घर छोड़ गया है, और बस। और उसके बारे में उसके मोहल्ले वालों का क्या कहना है बाबा साईं? वही जो हमारे गांव वालों का कहना है। दुनिया वालों का क्या है, उनके पास तो इल्जाम लगाने के लिए बड़ा वक्त है। इन लोगों का बस चले तो ये बहुतान लगा लगा कर बंदे को मार डालें। भाई ये केस दब चुका है, इसे दोबारा खोलना बेकार जाएगा।
तुम इस बेकार को कारामत कर सकते हो असगर, जब भी मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। क्या तुम ये मान सकते हो कि मैं साजिद को मारूंगा? हरगिज नहीं। तुम दोनों रिश्तेदार कम, जिगरी यार ज्यादा थे। मैं तुम्हारे साथ पढ़ा हूं, तुम दोनों को जानता हूं। मैं तो नहीं मानता। कोई भी नहीं मान रहा। पहले बेबे को मुझ पर शक था और अब तो वो मुझे भी कातिल नहीं करता थी। ये सब इतनी प्लानिंग के साथ किया गया है कि कोई सबूत ही नहीं है। वाहिद, जिस रात साजिद का कत्ल हुआ वो तुमसे मिलने आ रहा था ना? हाँ, उससे पहले आहत को मारकर खेतों में फेंक दिया गया। हाँ, पर फिर तो इशारा इसी बात की तरफ जा रहा है कि तुमने अपने भाई का बदला ले लिया। असगर, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? जब केस खुलते हैं तो फिर यार प्यार सबको कटहरे में खड़ा करना पड़ता है। तुम बताते जाओ, फिर देखते हैं कौन मुजरिम ठहरता है। उस्ताद, उस्ताद हमारी चाल ही ऐसी थी कि पुलिस को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। कैसे? देख उस्ताद, जब साजिद सरकार कराची में वाहद चौधरी से मिलने जा रहा था तो उसने हमें खुद मना किया था साथ चलने के लिए। तो उसके साथ ना कोई मुहाफिज ना कोई गार्ड था? नहीं, सोचने की बात है। इतना सब कुछ जानने के बावजूद कि तुम में और उसमें दुश्मनी चल रही है, फिर भी वो किसी प्रोटोकॉल के बगैर ही तुम्हें मिलने आ रहा है। और सबसे पहला शक भी उसी पे जाएगा कि साजिद चौधरी अकेला आ रहा था और वाहिद चौधरी ने इस बात का फायदा उठाकर उसे अपना निशाना बना लिया। और तुम तक पहुंचने से पहले ही बीच में उसे किसी ने मार दिया। हाँ, मैं जब वहां पहुंचा तो उसकी लाश मिली थी। कहां? जाए वारदात से कुछ दूर एक बस्ती आती है, वहां एक घर में। किसका घर था वो? और लाश भी उस औरत के घर से मिली है जो अभी वाहिद चौधरी की पनाह में है। ये क्या बेवकूफी है वाहिद? तुमने उस औरत को पनाह दे दी जिसके घर से साजिद की लाश मिली थी। मानुमा बेकसूर है असगर। महज इसलिए उस पर शक नहीं किया जा सकता कि साजिद की लाश उसके घर से मिली। साजिद की गाड़ी का पीछा किया गया था, उसे और उसकी गाड़ी को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। वो बेगुनाह है। उसके पास तो साजिद चंद सांसों का मोहताज आया था। मानुमा नहीं बताया है कि साजिद ने मरते वक्त बेबे के लिए पैगाम दिया था। और क्या था उसका पैगाम? देख मस्तो, इस अधूरे पैगाम में दूर दूर तक मेरा कोई नाम नहीं है। देख तो सही, साजिद चौधरी ने खुद मेरा चेहरा देखा, तुझे खुद देखा, अपने आप को गोलियां मारते पर मुंह से मेरा नाम ना ले सका। ए ऊपर वाला नहीं चाहता कि मैं बेनकाब हूं। मुझे तो लगता है अब्बा ने बड़े सरकार से सिफारिश की है कि गिबात बचा जा रहा है, बचा जा रहा है, बचा जा रहा है। मैं उस औरत से मिलना चाहता हूं। मैं खुद उसके मुंह से सुनना चाहता हूं कि साजिद ने उसे क्या कहा, उसने क्या सुना और सबको क्या बताया। मुझे पता है तू बेगुनाह है। मेरी नजर से देख, मुझे ये तफ्तीश अपने तरीके से करना दे।
अपनी बेटी को लाई हूं ताकि मिल ले उससे जिसने उसके बाप को आखिरी बार देखा था। चले, शुक्र है अल्लाह का, आपके लहजे में ना सही कम से कम आपके अल्फाज में तो नरमी आई है मेरे लिए। आपके शौहर के कातिल से अब मैं चश्मदीद गवाह बन गई हूँ। ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इधर आए, आप तो बहुत प्यारी है। क्या नाम है आपका? यतीम। जिनका बाप नहीं होता उनका नाम यतीम हो जाता है। जिसके सर पे हजारों मर्दों की ताकत रखने वाली बेबे हों और इतने प्यार करने वाले नाना और मामू, वो कभी भी यतीम नहीं हो सकता। आप जानते हैं यतीम किसे कहते हैं? जिसका बाप 7 साल की उम्र में बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके सर पे छोड़ के चला गया, जो हर रात भूखा सोता हो ताकि उसकी बहन भाई पेट भर के खाना खा सके, जिसकी रोज सुबह जिंदगी से जंग करके और रात भूख से लड़कर होती है, उसे कहते हैं यतीम। ये सीमी है और तुम बाहर आके खाना खा सकती। इस तरह कमरे में बंद रहने की जरूरत नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरी माफी हो गई अब? पता नहीं तुम मेरे शौहर की कातिल हो या नहीं, उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक था या नहीं, इस हाँ या ना के शक में आ गई हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं आ गया। बैठो। मुझे पता था तुम्हें तूफान से डर लगता है। आपको कैसे पता? ऐसी गरजती बरसती बारिश भरी रात हम दोनों ने पहले भी देखी है। आप क्यों करना चाहते हैं शादी मुझसे? सिर्फ इसलिए कि मैं मजबूर हूं, बेसहारा हूं, तरस खा रहे हैं आप मुझ पर? ये तरस नहीं है मानुमा, तुम्हें फैसले का हक दिया गया है। तुम खुद मुख्तार हो, तुम जो कहोगी भले वो हाँ हो या ना, मैं
बिना किसी एतराज के उसे मान लूंगा। खैर, मैं एक जरूरी बात करना चाहता हूं तुमसे। मैं साजिद का केस ओपन करवा दूं। जिसने भी उसे बेदर्दी से कत्ल किया है वो मंजरे आम पर आकर ही रहेगा। तुम्हें पुलिस के सामने जवाब देना पड़ेगा। मुझे क्यों जवाब देना पड़ेगा? कल तफ्तीश के लिए इंस्पेक्टर आएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो साजिद की लाश तुम्हारे घर से ही मिली थी। शायद अगर आपकी नजरों में अभी भी मैं मुजरिम हूँ और आपको शक है मुझ पर, तो क्यों रिश्ता जोड़ना चाहते हैं मुझसे? क्यों करना चाहते हैं आप शादी? तो मेरी नजर में क्या हो ये तुम अच्छी तरह जान जाओगी। जो इज्जत की चादर उड़ाए उसकी इज्जत को ऐसे नहीं उछालते थे। मारूंगा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। भरोसा तो अब शायद मुझे खुद पे भी नहीं है। मुझे पूछते जाएंगे मुझसे, मैं जवाब देती जाऊंगी। मैं बस इतना नहीं चाहती कि वो मेरे किरदार के बारे। तुम्हें अपने किरदार की सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। सफाई नहीं दूंगी तो तोहमत नहीं लग जाएगी मुझ पर? तो शायद आपकी इस पाक-साफ हवेली में मेरा वजूद बर्दाश्त ना हो आपको। मेरे होते हुए तुम्हारी किरदार कशी हरगिज नहीं होगी, पर तुम्हें साजिद के बारे में सब बताना होगा। चौधरी साजिद को दुश्मनों की कमी नहीं। आखिर आपके खानदानी असर और रसूख का मुआवजा दूसरे कस्बे वाले खुद से भी तो करते होंगे। ऐसे में दुश्मनी पालना कौन सी अनोखी बात होगी? ठीक है, मैं जानती हूं कि अब दोस्त कम
और दुश्मन ज्यादा होते हैं। पर साजिद के तो इस हवेली में कोई बखेरे नहीं कि उसके कातिल की तलाश उसी के घर से की जाए। और ये कमीन काम में ये तो हमारी गर्दन तक पहुंचने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। बेबे, इन्हीं कमीन के हाथों में असला देकर हम इनसे अपनी हिफाजत कराते हैं, और जब इनके हाथ में बंदूक आ जाए तो इसे चलाने की हिम्मत भी आ जाती है। जहां तक बात है इस हवेली से शुरुआत करने की, साजिद ना सही, ख्वाब के तो बड़े बखेरे होंगे इस हवेली में। क्या पता कोई पुराना भूला बिसरा वैर किसी वैरी को जन्म दे चुका हो। ऐसा भी तो हो सकता है। आपके हाथों पला हुआ है, आपसे हसद में मुब्तला हो गया हो। अरे इसको छोड़ो, डर जाएगा बेचारा। इस पे तो शक करना ही बेकार है। ये तो हमारी खादमाओं के जिम्मे में आता है, वफादार है हमारा। जा जाकर बाहर सबको जमा कर, बता के इंस्पेक्टर साहब पूछगिछ के लिए आएंगे। जा। सुनो, तुम भी वहां मौजूद रहना, मुझे तुमसे भी कुछ सवालात करने हैं। तो तुम में से किसी को कुछ पता नहीं है। साहब, अगर हमें खबर होती तो क्या हम अपनी सरकार, अपने आका को मरने देते? हम तो पहले से ही पछता रहे हैं। पहले हमने अपनी सरकार को खो दिया, और दूसरा ये कि हम उनके कातिलों को भी नहीं ढूंढ सके। कैसे ढूंढते? क्योंकि तुम लोगों ने कोशिश ही नहीं की। और क्यों नहीं की, यही मैं जानना चाहता हूं। सरकार का कत्ल तो शहर में हुआ था, हम में से वहां कोई भी नहीं था, सिवाय गैबात और मुस्तू के सिवा। हाँ, तुम ही आए थे थाने साजिद की लाश लेने। तुम ही उसके साथ कराची आए थे ना? जी सरकार, हम दोनों ही तो थे अपने सरकार के साथ। और जब वो वाहिद चौधरी से मिलने जा रहा था, उस वक्त कहां थे तुम दोनों? हम सरकार के साथ ही थे, पर क्या? उसके साथ क्यों नहीं गए? साजिद सरकार ने हमें खुद ही मना कर दिया था। अब सरकार कोई काम से मना करे तो हम क्यों? वो साजिद सरकार को वाहिद सरकार पे बहुत भरोसा था, इसीलिए अकेले चले गए। अब हमें क्या पता था कि वहां पे कोई हमारी सरकार को अपनी गोली का निशाना बना देगा। सरकार ने तो हमें खुद फिल्म देखने भेज दिया था उस रात। साहब की ये सिनेमा की टिकट है ना मेरे पास। साहब, हम तो अपने सरकार के गुलाम हैं, हम अपने सरकार को क्यों मारेंगे? मैंने आहद और साजिद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स देखी हैं। पहले दोनों को गोलियां मारकर जख्मी किया गया, बाद में गला दबा के मारा गया। इसे एक ही बात का पता चलता है कि दोनों का कातिल एक ही। पर वो है कौन? कोई कड़ी नहीं है जिसको थाम कर साजिद के कातिल तक पहुंचा जाए। कड़ी मिल गई। क्या? ये। इससे क्या होगा असगर? मुझे एक बात बताओ, जब हम फिल्म देखने सिनेमा घर में जाते हैं, टिकट कट जाने के बाद उसकी क्या अहमियत रह जाती है? अमूमन फेंक दी जाती है। अगर उसे कोई संभाल के रखे तो उसका क्या मतलब है? यार असगर, ये लोग बहुत तरसे भी लोग होते हैं।
इनको कोई शुगल मिल जाती है तो उसकी निशानी रख लेते हैं, बस और क्या। कितने अरसे तक? इस मौके के लिए भी तो संभाल के रखा जा सकता है। तो तुम्हें अपनी बात पर शक है? हाँ, और मुझे उस औरत पर भी शक है। मैं जानता हूं कि वो कातिल नहीं। कत्ल में मुलविस भी तो हो सकती है। तुम्हें जिस पर भी शक हो उसे कटहरे में लाकर उससे तफ्तीश करो उसमें। मुझे बस साजिद का कातिल चाहिए। जो इज्जत की चादर उड़ाए उसकी इज्जत को ऐसे नहीं उछाल देते। ये चादर, ये तो भाई साहब की है ना? तुम्हें किसने पहनाई? तुम्हें क्या लगता है तुम इस हवेली की चार दीवारी में कुछ भी करो और हमें पता नहीं चलेगा? तुम जैसी बदकार जनानियां बदकारी का ऐसा मजा चखती हैं कि इज्जत की चार दीवारी भी उनकी फितरत नहीं बदल सकती। मैं ऐसी नहीं हूं नाज़नीन, आपको कम से कम मुझे बोलने का मौका देना चाहिए। बकवास बंद करो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमारे सामने मजलूम होने का नाटक करती हो और पीछे अपने अरमान पूरे करती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। तुम्हारे डर का ढोंग अभी सबके सामने लेके आती हूँ। मेरी बात सुने नाज़नीन,